गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट क्लास में हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकाली थी। हम इसी को थोड़ा सा आगे लेते जाते हुए विल बी डूइंग द न्यू टॉपिक टुडे विच इज़ गोइंग टू बी योर हाफ लाइफ। ओके, हाफ लाइफ ठीक। हाफ लाइफ को हम टी हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम टू बी हाफ। ठीक है, होती क्या है हाफ लाइफ? किसी भी रिएक्टेंट को कितना टाइम लगा टू रिड्यूस टू द हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू इज़ नोन एज हाफ लाइफ ऑफ दैट रिएक्टेंट। मतलब सपोज हमारे पास कोई चीज़ थी 100 ग्राम रिएक्टेंट था, तो कितने टाइम बाद वो रिएक्टेंट 100 से 50 ग्राम होगा, या कितने टाइम बाद 50 से वो 25 होगा, या 25 से 12.5 होगा। तो बेसिकली हाफ लाइफ का मतलब है आधी उम्र, यानी इट इज़ द टाइम रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टेंट्स टू रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल कंसंट्रेशन। ठीक है, अपनी ओरिजिनल या अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन के हाफ होने में जितना भी टाइम लगता है उसे हाफ लाइफ कहा जाता है। तो क्योंकि ये टाइम है तो टी हाफ से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हाफ लाइफ को टी हाफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हमें हाफ लाइफ को कैलकुलेट करना है, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी करना है और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी करना है। तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो आपका के का फॉर्मूला था वो था के इज़ इक्वल टू आर नॉट माइनस आर अपॉन टी था, राइट। अभी मुझे हाफ लाइफ निकालनी है तो मैं टी को इस तरफ ले आऊँगी और आर नॉट माइनस आर हम इसको इस तरह से लिख देंगे। वहाँ जहाँ आर नॉट और आर आपकी इनिशियल कंसंट्रेशंस हैं, तो कंसंट्रेशंस है तो मैं इन्हें ब्रैकेट में डाल देती हूँ। ठीक है, अब अपॉन के हो गया। ठीक, अब हमें हाफ लाइफ निकालनी है तो टाइम किसके बराबर होना चाहिए? टी हाफ। टाइम कितना हो गया? हाफ लाइफ के बराबर। तब जो फाइनल कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट्स की, यानी कि आर है, वो इनिशियल कंसंट्रेशन के कितना होना चाहिए? हाफ होना चाहिए। तो वो हो जाएगा आर नॉट बाय 2। क्लियर है? अब इसके अंदर हम आर नॉट को तो आर रखेंगे पर आर को क्या कर देंगे? आर नॉट बाय 2 कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? आर नॉट माइनस आर नॉट बाय 2 अपॉन के। ठीक है, टी किसके बराबर हो गया? टी हाफ के। तो अब ऐसा करने से क्या होगा? आपको मिलेगा टी हाफ इज़ इक्वल टू, यहाँ पे आर नॉट से आर नॉट बाई 2 माइनस जाएगा तो आर नॉट बाई 2 बचेगा, तो आर नॉट बाई 2 नीचे ले लिया मैंने और साथ में के। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया किसका? हाफ लाइफ का ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए। ठीक है, दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर हाफ लाइफ फॉर अ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि हाफ लाइफ जो है वो सिर्फ आर नॉट पे और के पे डिपेंड कर रही है, यानी के तो कांस्टेंट है। किसी भी एक रिएक्शन के लिए जब टेम्परेचर चेंज नहीं होता तो के क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। बेसिकली हाफ लाइफ किस पे डिपेंड करी? सिर्फ आर नॉट के। तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ टी हाफ आर नॉट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टी हाफ आर नॉट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फॉर अ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ से आप यू कैन वेरी वेल कंक्लूड कि जितना ज़्यादा रिएक्टेंट लोगे उतनी ज़्यादा उसकी क्या होगी? हाफ लाइफ होगी। इनिशियल कंसंट्रेशन हम जितनी ज़्यादा लेंगे किसी रिएक्शन में, उसकी हाफ लाइफ जो है उतनी ज़्यादा होने वाली है। मतलब उतना ज़्यादा टाइम लगेगा उसको अपनी इनिशियल वैल्यू के हाफ होने के लिए। डायरेक्टली प्रोपोर्शन इसके बीच में रिलेशन होता है। तो ये फॉर्मूला हो गया आपके लिए ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। So let us now derive the formula for half life of a first order reaction. Okay, and we'll begin the derivation by simply writing the formula for the first order. क्या था फॉर्मूला हमारा? फॉर्मूला था k is equal to 2.303 upon t log of r naught upon r, इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन। जब हमारा टाइम हाफ लाइफ के बराबर है तब हमारी जो फाइनल कंसंट्रेशन है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के हाफ हो जाएगी, क्योंकि हाफ लाइफ क्या होता है? इट इज़ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्टेंट्स टू रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, राइट। तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर टी को इधर ले आएंगे क्योंकि हमें टाइम ही तो कैलकुलेट करना है हाफ लाइफ, तो टी हाफ लिख देंगे 2.303 और ये जो के है वो यहाँ से इस तरफ ले आएंगे। ठीक है, और लॉग ऑफ आर नॉट, तो आर नॉट ही रहेगा इनिशियल कंसंट्रेशन, पर जो फाइनल कंसंट्रेशन है वो आर नॉट बाय 2 हो जाएगी। फाइन, अब ये जो 2 अपॉन में प्रेजेंट है ये यहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या वैल्यू हो जाएगी?
हमें मिल जाएगा log ऑफ 2 और ऊपर भी R0 हो जाएगा और नीचे भी R0, ये कैंसिल हो जाएगा। अब सिंपल यहाँ पे log 2 बच गया, तो log 2 जो है वो एक्चुअली log ऑफ 2.0 है, तो 2.0 का 0 पे जो वैल्यू आती है वो देखेंगे और वो वैल्यू होती है 0.3010। तो t हाफ हमें मिल जाएगा 2.303 अपॉन k और इनटू में आ जाएगा आपका 0.3010। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा t हाफ का कितना 0.693 अपॉन k। कितना मिलेगा 0.693 अपॉन k। तो आप यहाँ से देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ क्या बचा है, हाफ लाइफ में k बचा, इनिशियल कंसंट्रेशन की तो कोई वैल्यू बची नहीं। इसलिए हम कह सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जो हाफ लाइफ है वो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। मतलब चाहे आप इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स कितना ही ले लो, रिएक्शन पर उसका हाफ लाइफ पर उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब इवन इफ़ यू स्टार्ट्स विद, लेट्स से यू आर स्टार्टिंग अ रिएक्शन विद 100 मोलर ऑफ अ रिएक्टेंट और यू आर स्टार्टिंग अनदर रिएक्शन विद 500 मोलर ऑफ द सेम रिएक्टेंट, बट देन आधा होने में वो बराबर टाइम लेंगे। मतलब अगर हाफ लाइफ उनकी 10 मिनट्स है तो 10 मिनट्स के अंदर अंदर 100 मोलर कंसंट्रेशन 50 हो जाएगा और 500 मोलर है तो वो 250 हो जाएगा, क्योंकि हाफ लाइफ सिर्फ 0.693 अपॉन k है, जो दोनों ही आपस कांस्टेंट वैल्यूज़ होते हैं। दैट मीन्स हाफ लाइफ इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एनी कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं करती, इट इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू। फाइन। तो अब हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे जो कि मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इस टॉपिक के ऊपर जो सबसे ज़्यादा आते हैं वो न्यूमेरिकल आते हैं, और जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है वहाँ तक तो वो पूछ ही लेता है, फिर उससे आगे वो पूछ लेता है कि बताओ हाफ लाइफ जो है इस रिएक्शन की क्या होने वाली है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे क्वेश्चन देखा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उसकी k की वैल्यू आपको दे रखी है 5.5 × 10⁻14 पर सेकेंड। आप यूनिट भी देख सकते हो, क्योंकि पर सेकेंड यूनिट दे रखे हैं तो यहाँ से हमें एकदम क्लियर होने वाला है ये कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही है, क्योंकि k के पर सेकेंड यूनिट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए होते हैं। अब उसने बोला फाइंड हाफ लाइफ, तो बहुत स्ट्रेट अवे क्वेश्चन है। हाफ लाइफ t हाफ का फॉर्मूला हमें क्या मिला 0.693 अपॉन k, ठीक है। 0.693 अपॉन k की क्या वैल्यू है 5.5 × 10⁻14 पर सेकेंड है। पर सेकेंड ऊपर जाके क्या हो जाएंगे सेकेंड, हाफ लाइफ की वैल्यू दोनों को डिवाइड कर कर आ जाएगी। तो दिस इज एज सिंपल एज दैट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है शो दैट इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 99.9% इज 10 टाइम्स ऑफ द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। बेसिकली आपको प्रूफ करना है कि रिएक्शन में 99.9% कंप्लीट होने के लिए जितना टाइम लगा वो उस रिएक्शन की हाफ लाइफ के 10 टाइम्स होने वाला है, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो आप जब सोल्यूशन करेंगे तो पहले आप टू प्रूफ लिख लो, थोड़ा सा केमिस्ट्री की टर्म्स में लिखो। टू प्रूफ आपको क्या प्रूफ करना है कि टाइम कितना, जैसे मान लो उसने बोला कि 10% रिएक्शन हुआ तो आप लिख देते टाइम के नीचे 10%। उसने बोला 20% रिएक्शन हुआ तो टाइम लिख देते 20%। फिलहाल कितने परसेंट रिएक्शन हुआ है 99.9, तो आप लिख दोगे टाइम 99.9%। 99%, ये जो पूरी लाइन थी ना टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% रिएक्शन का कंप्लीशन, उसको हमने t 99.9 से रिप्रेजेंट कर दिया। किसके बराबर है 10 टाइम्स है हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन के। तो हाफ लाइफ क्या होती है t हाफ, तो आपको ये प्रूफ करना है 99.9% रिएक्शन होने में जितना टाइम लगा वो हाफ लाइफ के 10 गुना है, हाफ लाइफ के 10 टाइम्स है। क्लियर। अब क्या करोगे, अब फॉर्मूला लगाओगे। हाफ लाइफ का फॉर्मूला तो आप जानते ही हो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए 0.693 अपॉन k है, बट इस क्वेश्चन में उसने k तो वैल्यू दे ही नहीं रखी थी, तो हम फिर भी प्रोसीड करते हैं किस तरह से आगे बनेगा। अब उसने बोला टाइम, तो टाइम वाला आप लिखो। टाइम का फॉर्मूला क्या था, t था 2.303 अपॉन k लॉग ऑफ R0 अपॉन R, राइट, यही था। अब जब भी कोई क्वेश्चन आपको परसेंटेज में दे रखा हो, ये बहुत फेवरेट टाइप होता है केमिकल काइनेटिक्स में कि वो परसेंटेज में आपको क्वेश्चंस दे देता है। तो जब भी आपको क्वेश्चन परसेंटेज में दे रखा हो तो आप टोटल परसेंट 100 मान लिया करो। अगर आपकी 100 टोटल परसेंट है तो रिएक्शन 99% कंप्लीट हो चुका। इसका मतलब 99.9% ऑफ रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट में चेंज हो चुके हैं, ठीक है। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितनी है 100%, तो फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितनी होगी, जितना जाके बचा, मतलब 99.9% चेंज हो गया तो 100 में से उस वैल्यू को माइनस कर दो। सपोज 20% रिएक्शन कंप्लीट हुआ तो कितना बचा 80%,
50% रिएक्शन कंप्लीट हुआ तो वो तो हाफ लाइफ ही है, 50% कंप्लीट हुआ तो हाफ लाइफ है। सपोज 70% रिएक्शन कंप्लीट हुआ, तो अगर 70% रिएक्शन कंप्लीट हुआ तो कितना बचा, 30% वो बचा। ठीक है, तो इस तरह से अगर जितना परसेंट उसने रिएक्शन कंप्लीट करवाया है तो उतने तो प्रोडक्ट मिल गए, तो रिमेनिंग रिएक्टेंट्स कितने होंगे जो माइनस करके आएंगे उतने होंगे। तो यहाँ पर आप जब 99.9% रिएक्टेंट कंप्लीट हुआ है तो आप क्या करोगे, ऊपर 100 ले लोगे और 99.9 माइनस करोगे 100 में से, तो कितना बचेगा 0.01, वो वैल्यू आप नीचे ले लोगे, सॉरी 0.1 बचेगा तो वो आप नीचे ले लोगे। तो 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ 100 और नीचे कितना होगा आपका यहाँ पर 0.1। क्लियर है। अब 0.1 यहाँ जाके लॉग ऑफ क्या हो गया 1000 मतलब 10⁻3। आप सभी जानते हो कि 10⁻3 जो होता है आगे आ जाएगा, पावर जो होता है लॉग के आगे वो आगे आ जाता है, तो 3 इससे मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा 6.909 राइट, अपॉन के लॉग ऑफ 10 बचा। लॉग ऑफ 10 कितना होता है 1 होता है, तो बेसिकली कितना बच गया 6.909 अपॉन के, क्या बच गया T 99.9%, T 99.9% इतना है। अब T हाफ कितना था 0.693, मैं एकदम इसको इसके इक्वल रख सकती हूँ कि अगर मेरा जो T हाफ 6.693 है तो मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूँ 0.693 को, तो 6.93 तो 6.9 ही तो आएगा, 0.69 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6.9 ही तो आएगा, क्योंकि 10 टाइम्स ऑफ टी हाफ है, तो आप लिख सकते हो हेंस प्रूव्ड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर, यहाँ दे रखा है फॉर अ रिएक्शन 2 टाइम्स NH3 प्लैटिनम की फ्रेंड्स में N2 + 3H2 दे रहा है और इसका रेट दे रखा है K, कह रहा है राइट द ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी। ठीक है, अब उसने रेट क्या दिया K के बराबर, तो हम जानते हैं रेट लॉ से रेट किसके बराबर था K और A की पावर N था, या A अगर 2 रिएक्टेंट है A X और B Y, तो यहाँ पे फिलहाल हमारे पास सिर्फ कौन था अमोनिया था। ठीक है, तो हमारा रेट होना चाहिए था K और अमोनिया की कंसंट्रेशन की पावर होनी चाहिए थी X। ठीक है, अब क्योंकि ये इसने रेट सिर्फ किसके बराबर दे रखा है K के बराबर दे रखा है, तो यहाँ पे जो X है वो क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, तभी तो ये हट जाएगा और खाली K बचेगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो इस रिएक्शन का ऑर्डर है वो है 0, इट्स अ 0 ऑर्डर रिएक्शन। मॉलिक्यूलैरिटी डिपेंड करती है कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, और वो हम डायरेक्ट रिएक्शन को देखकर बता सकते हैं, थ्योरेटिकल वैल्यू है। तो यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है 2, इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। फिर कह रहा है राइट द यूनिट ऑफ K, तो ये तो आसान है, रेट किसके बराबर है K रेट के बराबर है, तो जो जो रेट के यूनिट होंगे वही K के यूनिट होंगे, और रेट होता है हमारा कंसंट्रेशन का डिक्रीज या इंक्रीज अपॉन टाइम, है ना। रेट हमने शुरू में एकदम जब पढ़ा था तो हमने पढ़ा था डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है, बाय टाइम किया था, चेंज इन टाइम, और माइनस में या हमने कहा था इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स बाय टाइम, है ना। तो कंसंट्रेशन के यूनिट मोल पर लीटर और टाइम के यूनिट पर यूनिट टाइम में या पर सेकंड में, अगर कुछ नहीं दे रखा तो पर सेकंड मान लेते हैं। तो यहाँ पर K के यूनिट होंगे रेट के बराबर, यानी कि मोल पर लीटर पर सेकंड होंगे। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, पूछा भी गया है ये एग्जाम में 2016 में पूछा गया था बोर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है हाफ लाइफ जो है किसी रिएक्शन की, हाफ लाइफ फॉर द डिके ऑफ रेडियो एक्टिव रिएक्शन। अब ये हमेशा याद रखना कि रेडियो एक्टिव रिएक्शन जितने भी होंगे वो हमेशा फर्स्ट ऑर्डर के होंगे, चाहे क्वेश्चन में दिया गया है या नहीं दिया गया। आपको मानकर चलना है कि जब भी आपका रिएक्शन रेडियो एक्टिव है तो वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही होगा। ठीक है, तो इसने कहा है हाफ लाइफ जो दे रखी है रेडियो एक्टिव रिएक्शन की वो 5730 ईयर्स है, तो टी हाफ कितना दे रखा है 5730 ईयर्स आपको दे रखा है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है, और कह रहा है कि एन आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट कंटेनिंग वुड होल्ड ओनली 80% ऑफ 14C। 14C जो होती है ना उसकी बहुत ज़्यादा हाफ लाइफ होती है, जैसे कि यहाँ पे आपको दे रखी है 5730 ईयर्स। मतलब अगर किसी के अंदर किसी जितना भी वुड है वो सारा का सारा वुड इट्स मेड अप ऑफ कार्बन, और कार्बन के आपके 3 आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12 होता है, कार्बन 13 होता है और कार्बन 14 होता है। कार्बन 14 रेडियो एक्टिव होता है, ऑल्दो
कार्बन 12 आपका मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, पर फिर भी कार्बन 14 अगर बहुत मिनिमम अमाउंट में भी प्रेजेंट है, लेट्स से 1 मिलीग्राम प्रेजेंट था पूरे 100 ग्राम में, तब भी उस 1 मिलीग्राम को हाफ मिलीग्राम होने में भी 5730 ईयर्स लगेंगे। तो जितना आपका कार्बन 14 प्रेजेंट होता है किसी भी सैंपल में, जो हमें ऑर्गेनिक सैंपल्स मिलते हैं, उतनी ही उस सैंपल की हम हाफ लाइफ बोल देते हैं। हाफ लाइफ पता है मतलब उस वहाँ से हम उसकी लाइफ कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी को कहा जाता है कार्बन डेटिंग। जैसे आपने सुना होगा कि बोन्स वगैरह मिली और फिर उनकी एजेस बता देते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो बताता है। तो इसको, इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग क्या है? इट इज़ दी method in which we use the amount of 14C present in any living sample, sorry living है या dead है, sample जो भी present है, either it is living or dead, to estimate its age को estimate करने के लिए किया जाता है कार्बन डेटिंग। ठीक, अब देखो टी हाफ दे दिया और कह रहा है कि उस वुड के सैंपल में 80% कार्बन 14 मिला। ठीक है, एस्टिमेट द एज, मिला कितना? 80%। अगर 80% मिला तो जो फाइनल वैल्यू है ना वो 80% है। यानी R0 कितना था इनिशियली, कितना था? हम कितना मान लेंगे इनिशियल परसेंटेज को? 100। और फाइनल परसेंटेज कितनी हो जाएगी आपकी? जब आपको परसेंटेज में दे रखा है तो मैंने बोल ही दिया है कि वैल्यूज़ नहीं देगा वो, तो इनिशियल परसेंटेज कितनी हो जाएगी? 100। लेट इनिशियल परसेंट भी 100 एंड सिंस 80% सैंपल इज रिमेनिंग, तो फाइनल परसेंट कितना होगा? 80। इस बार आप माइनस नहीं करोगे क्योंकि उसने ये नहीं कहा कि 20% हैज़ बीन कन्वर्टेड, नो, उसने बोला है 80% रिमेनिंग है। तो 80% फाइनल कंसनट्रेशन है कार्बन 14 की। इनिशियल कंसनट्रेशन कितनी होगी? 100 होगी। अब आप फॉर्मूला लगाओगे, के क्या है? 2.303 अपॉन टी, ठीक है, और लॉग ऑफ R0 अपॉन R था, राइट। अब क्या होगा? 2.303 टी, टाइम ही तो निकालना है क्योंकि टाइम मिल जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगी? एज मिल जाएगी, पर हमारे पास के भी नहीं है और टाइम भी नहीं है। लॉग ऑफ R0 कितना है? 100 है और R कितना है? 80 है। तो अब दोनों वैल्यूज़ को निकालने के लिए उसने आपको क्या दिया है? हाफ लाइफ दी है। हाफ लाइफ कितनी दी है? 5730 ईयर्स। हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या था फर्स्ट ऑर्डर के लिए? 0.693 अपॉन के, राइट। तो अब क्या करोगे? आप 5730 यहाँ पुट करो, 0.693 के, तो के ऊपर चला गया। 0.693 अपॉन 5730 आपकी क्या हो गई? के की वैल्यू हो गई। अब मतलब आपने हाफ लाइफ को यूज़ करके के निकाल लिया। ठीक है, हाफ लाइफ को यूज़ करके हमने के को फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ पे के पुट कर दो, 0.693 अपॉन 5730। इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो क्या होगा? आपका टाइम होगा 80% रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए। समझ गए हो आप? तो आपका आंसर आ जाएगा, टाइम मिल गया आपको। तो आंसर को आप मैच भी कर सकते हो क्योंकि ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, बैक एक्सरसाइजेज में ये क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। क्वेश्चन दे रखा है, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है उसको लगते हैं 20 मिनट्स फॉर 25% डिकम्पोजिशन। कैलकुलेट द टाइम व्हेन 75% ऑफ रिएक्शन विल बी कंप्लीटेड। इज इट क्लियर? तो आपको क्वेश्चन में 2 बार उसने बात करी है। एक बार बोला है उसने कि जब 25% डिकम्पोजिशन हुआ, ठीक है, मतलब इनिशियली कितना होगा आपका? इनिशियल आप जब भी लोगे तो 100% मान लो, ठीक है। अब 25% डिकम्पोजिशन हो गया, इसका मतलब जो रिमेनिंग वैल्यू होगी फाइनल कंसंट्रेशन, 25% डिकम्पोजिशन हो गया। इस बार 25 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, उसने कहा इनिशियल इतना टूट गया, तो फाइनल कितना बचेगा? 75% आपका बच जाएगा। ठीक, कह रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 25% डिकम्पोज होने के लिए 20 मिनट ले रहा है, तो 20 मिनट आपको टाइम दे रखा है। क्लियर है? ये हो गया आपका फर्स्ट केस। ठीक, सेकेंड केस में उसने बोला है, क्या बोला है? कैलकुलेट द टाइम व्हेन 75% ऑफ रिएक्शन विल बी कंप्लीटेड। अब आपको टाइम निकालना है कब का? जब आपका 75% रिएक्शन कंप्लीट हो चुका। क्लियर है इतनी बात? तो हम क्या करते हैं, पहले फर्स्ट केस के लिए फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारा? के, क्योंकि के नहीं दे रखा ना इस क्वेश्चन में, तो क्या होगा? फर्स्ट वाले को यूज़ कर आप के निकालोगे क्योंकि फर्स्ट वाले का टाइम दे रखा है। फिर जब आपके पास के आ जाएगा तो सेकंड वाले में आप उस के को पुट करोगे और आपको उसका टाइम मिलेगा। तो फर्स्ट केस के लिए हम लिख रहे हैं के हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला है? 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ R0 अपॉन R है। ठीक, 2.303
टाइम हमारे पास यहाँ पे वी हैव बिन गिवन 20 मिनट्स, तो हमने 20 पुट कर दिया। लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन 100 है, फाइनल कंसंट्रेशन हमको कितनी 25% डिकम्पोज हुआ है, तो फाइनल कंसंट्रेशन हमारे पास कितनी बची है 75%, अभी हमारे पास रिमेनिंग है, बचा है, तो यहाँ पर आ जाएगा 75। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो उसने आपको कुछ लॉग की वैल्यूज़ भी दे रखी थी 2, 3, 4, यानी इसी में से आएगा। आप 100 और 75 को अगर सॉल्व करोगे तो दोनों को आप किस पे कट कर सकते हो, 5 से कट करोगे 20 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 15, फिर 5 से 4 और 3, तो लॉग डिवाइड में होता है तो log 4 माइनस log 3 हो जाएगा। ठीक है, 2.303/20 है, इसको तो इजीली आप डिवाइड कर ही सकते हो। log 4 की वैल्यू दे रखी है, log 3 की वैल्यू दे रखी है, इसको पुट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, k मिल जाएगा। राइट, अब इस क्वेश्चन को कंप्लीट आप खुद करना। ओके, अब k आपको मिल गया। अब आप सेकंड केस को उठाओ। सेकंड केस में उसने कहा कि 75% रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। सॉरी, हाँ, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड वाले पॉइंट में उसने टाइम मिस कर दिया था। 75% कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो दोबारा हम लिखेंगे टाइम की फॉर्म में। अब टाइम हमें फाइंड करना है, तो टाइम को ऊपर ले लेंगे। टाइम हो जाएगा 2.303/k log ऑफ R0/R। ठीक है, अब के तो आप निकाल चुके हो, ऊपर से वो पुट कर दो। R0 इनिशियल कंसंट्रेशन आपके पास कितनी है, 100 है। फाइनल कंसंट्रेशन 75% कंप्लीट हुआ है, तो बचा कितना है 25, तो 100/25। इसको सॉल्व करो, टाइम निकालो, कंप्लीट करो इस क्वेश्चन को, देखो इफ़ यू आर फॉलोइंग इट और नॉट। हम आगे बढ़ाते हैं टॉपिक को। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन, इसमें से आपको बन सकता है 1 मार्क का। इट इज़ जूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, जूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो हमारे पास कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं। जूडो जो वर्ड होता है, जूडो वर्ड का ही मतलब होता है फॉल्स। जूडो वर्ड का मतलब होता है फॉल्स। तो ऐसे रिएक्शंस जो फर्स्ट ऑर्डर के होते हैं, ओरिजिनली वो किसके होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर के होते हैं, पर उनको देखने से लगता है कि वो किसी हायर ऑर्डर के रिएक्शंस होंगे। ऐसे रिएक्शंस को जूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस कहा जाता है। समझ आई आपको बात? ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसको देखकर हमें लगता है कि वो किसी हायर ऑर्डर का होना चाहिए, पर एक्चुअली में वो किसका निकल कर आता है, फर्स्ट ऑर्डर का निकल कर आता है, तो इस तरह के रिएक्शंस को जूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहा जाता है। तो डेफिनेशन अगर आएगी तो क्या लिखोगे, द रिएक्शंस विच अपीयर टू बी ऑफ हायर ऑर्डर 2 और मोर ऑर्डर बट एक्चुअली फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स आर नोन एज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ऐसे रिएक्शंस में जनरली क्या होता है, किसी एक रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होती है वो बहुत ज़्यादा दे रखी होती है, इतनी ज़्यादा दे रखी होती है कि कांस्टेंट हो जाती है। मतलब जैसे मैंने ये एग्जाम्पल शायद आपको पहले भी कभी क्लास में दिया होगा कि आपको एक रेस है, ठीक है, वो जीतनी है, या रेस नहीं, हम कोई कलेक्टिव टीम एफर्ट वाला लेते हैं, जैसे कोई गेम, जैसे हम क्रिकेट खेल रहे हैं तो उसमें आपको एक टीम एफर्ट होता है, जो बैटिंग कर रहा है, जो बॉलिंग वाली टीम पे है, उसमें बॉलिंग वाला, जो फील्ड वाला है, जो फील्ड में काम कर रहे हैं, वो सभी के सभी इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो अगर इनमें से कोई एक भी वीक होगा तो वहीं पे हारने की संभावना हो जाएगी। तो कभी भी जो गेम्स टीम एफर्ट वाली होती है ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेयर पे नहीं, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा वीक प्लेयर पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, तो अगर आपने किसी भी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा रख ली, तो बहुत ज़्यादा होने की वजह से रिएक्शन के रेट पे उसका असर पड़ना ही बंद हो जाता है। तो इस तरह के रिएक्शंस जिन पर कोई एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का कोई फ़र्क नहीं पड़ता और इसलिए वो फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं, उन्हें ज़ीरो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस कहा जाता है। तो जनरली जितने भी हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस होते हैं ना, वो सभी जूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की कैटेगरी के होते हैं। कौन से रिएक्शंस बोल रही हूँ मैं, हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस बोल रही हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिखा हाइड्रोलिसिस ऑफ एन एस्टर। ठीक है, किसका हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं हम, एस्टर का हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे मैंने कोई एग्जांपल लिखा CH3CO C2H5, क्या है ये, इथाइल इथेनोएट। इथाइल इथेनोएट, इथेनोएट होता था एस्टर्स का जनरल फॉर्मूला, ऐसे ही लिखते थे, ओएट करके एंड करते थे। क्लास लास्ट साल आपने देखा होगा, एस्टर होता है RCOR,
11th में पढ़ा था, जो पीछे वाला होता है उसको आगे लिखते हैं और फिर ओएट में नेम को एंड करते हैं। तो ये है इथाइल इथेनोएट, इसका हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं हम, मतलब वाटर के साथ इसको ट्रीट करवा रहे हैं, और हाइड्रोलिसिस किसी मीडियम में होता है जैसे कि एसिडिक मीडियम में। तो क्या होगा, आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, आपको यहाँ पे मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड और मिल जाएगी अल्कोहल, ठीक है। अब क्या होगा, अगर इसका रेट हम देखें, रिएक्शन से देखें, तो हमें ऐसा लगता है कि रेट में एस्टर की कंसंट्रेशन भी आनी चाहिए थी और वाटर की कंसंट्रेशन भी आनी चाहिए थी, पर क्योंकि वाटर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है तो उसकी क्वांटिटी से कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है। वाटर कैसा बिहेव करता है, कांस्टेंट की तरह बिहेव करता है। तो K इंटू वाटर की कंसंट्रेशन कांस्टेंट ही है, तो नया कांस्टेंट हमने मान लिया K'। तो ऐसा रिएक्शन जिसको देखने से हमें लग रहा था कि वो हायर ऑर्डर का होना चाहिए, बट इनिशियली इट फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, सच रिएक्शंस आर टर्म्ड एज ज़्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, और इसको आप डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करोगे, ओके।